रायपुर नाम के शहर की बात है। रोहन अपने माता पिता के साथ रहा करता था। रोहन एक आलसी स्वभाव का लड़का था। उसके इस लापरवाही वाले व्यवहार के कारण उसके माता पिता हमेशा चिंतित रहा करते थे। एक दिन की बात है। अरे ओ रोहन, नालायक कहीं का, सूरज सिर पर चढ़ गया है और अभी तक तू सोकर नहीं उठ पाया है। उठ जल्दी। क्या करें जी इस लड़के का। मुझे तो पूरी पूरी रात इसके भविष्य के बारे में सोचकर नींद ही नहीं आती है। क्या भविष्य होगा इसका, खुद भी धक्के खाएगा और हमें भी खिलाएगा। अब तो यही दिन देखने बाकी रह गए हैं बुढ़ापे में। रोहन बिस्तर पर बैठा बैठा सारी बातें सुन रहा होता है। आप देखना पिताजी, एक दिन मैं आपका नाम रोशन करूंगा। नाम तो मेरा रोशन हो ही रहा है बेटा। जब लोग मुझे मेरे नकारा जवान बेटे का ताना देते हैं ना, तो उससे मेरा नाम ही तो रोशन होता है। क्या पिताजी, आप तो मुझे सारा दिन ताने ही देते रहते हो। माँ आज क्या बनाया है खाने में, बहुत जोरों की भूख लग रही है। हाँ भाई, भूख तो लगी ही होगी ना, इतनी मेहनत जो करी है सारी रात सो सो कर। रोहन के पिता गुस्से से बड़बड़ाते हुए घर से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। ओ लाड साहब, अगर तुम्हारे पास समय हो तो आज जाकर चक्की से आटा ले आना। मुझे आज कुछ काम है, आज मैं आटा लेने नहीं जा पाऊंगा। आप चिंता मत करिए जी, रोहन ले आएगा। रोहन अपनी माँ से पैसे लेकर आटा लेने चक्की की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में रोहन को अपना दोस्त मुकेश मिलता है। और भाई रोहन, कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ। भाई मैं तो मेला देखने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया मेला लगा है। चलो तुम भी चलो मेरे साथ, दोनों दोस्त मिलकर खूब मजे करेंगे। लेकिन यार मैं तो चक्की पर से आटा लेने जा रहा हूँ। अरे चल ना यार, आटा कल ले आना। हाँ कह तो तुम सही रहे हो, कल कौन सा चक्की बंद हो जाएगी। चलो आज मैं मेला ही देख आता हूँ। वैसे भी जिंदगी एंजॉय करने के लिए ही होती है, काम तो मैं कल भी कर सकता हूँ। दोनों दोस्त मेला देखने जाने लगते हैं। मेले में घूमते घूमते रोहन को एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन करवा सकते हो? अरे आइए बाबा, मैं आपको भोजन करवा देता हूँ। भोजन करने के बाद बाबा रोहन से कहते हैं, बोलो बेटा, क्या मांगना चाहते हो? बाबा आप तो मुझे कुछ ऐसी चीज दे दो जिससे मुझे कोई काम ना करना पड़े और मैं धन भी कमा सकूं। बाबा यह सुनकर हंसने लगते हैं। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर बाबा रोहन को एक जादुई जैकेट देते हैं और कहते हैं, यह लो बेटा, इसे पहनकर तुम जब भी एक कूद लगाओगे तो इस जैकेट में से सोने के सिक्के गिरेंगे। लेकिन जब भी तुम कूदोगे तो तुम्हारा कद थोड़ा छोटा होता जाएगा, लेकिन अगली सुबह तुम फिर से ठीक हो जाओगे। ध्यान रखना कि एक दिन में तुम एक ही बार ये जैकेट पहनो। बाबा से जैकेट लेकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। रास्ते में वापस जाते वक्त रोहन अपने दोस्त को जैकेट वाली सारी बातें बता देता है। रोहन की बातें सुनकर मुकेश बहुत हैरान हो जाता है। उसके बाद दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। जब रोहन घर पहुंचता है, कहाँ मर गया था इतनी देर के लिए? और जो मैंने आटा लाने को कहा था, कहाँ है वो आटा? पिताजी मैं वो मेला घूमने चला गया था। इतना सुनते ही रोहन के पिताजी अपना माथा पीट लेते हैं। हे भगवान, क्या होगा हमारा? क्या ही पाप किए थे मैंने जो ऐसी औलाद मुझे मिली। अरे सुनो तो पिताजी, ये तो देखो मैं क्या लाया हूँ। ऐसा जैकेट दिखाते हुए रोहन अपने पिताजी से कहता है, बेटा पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, कुछ तो शर्म करो। क्या तुम्हें अपने पिताजी पर बिल्कुल दया नहीं आती फिजूल खर्चा करते वक्त? अरे रुको तो माँ। तभी रोहन वो जैकेट पहनकर एक कूद लगाता है। कूद लगाते ही रोहन की जैकेट में से कुछ सोने के सिक्के नीचे गिरते हैं। यह सब कुछ देखकर रोहन के माता पिता को बहुत आश्चर्य होता है। ये लो पिताजी, धन कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन रोहन बेटा, तुम्हारा कद इतना छोटा कैसे हो गया? अरे माँ उसकी चिंता मत करो, मैं कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। अगले दिन रोहन का कद पहले जैसा हो जाता है। रोहन उन सिक्कों को बेचकर घर का खूब सारा राशन ले आता है। अब तो रोज रोहन ऐसे ही जैकेट पहनकर कूद लगाता और सोने के सिक्के ले लेता। कुछ ही दिनों में रोहन के परिवार की सारी गरीबी मिट जाती है। एक दिन मुकेश रोहन के पास आता है। यार कुछ दिनों के लिए मुझे भी अपनी जैकेट दे दे, तेरे पास तो अब बहुत पैसा इकट्ठा हो चुका है, अब मैं भी अपनी गरीबी मिटाना चाहता हूँ। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, ले तू ये जैकेट ले जा। रोहन जैकेट की सारी बातें मुकेश को बता देता है। लेकिन ध्यान रखना मुकेश, इसको पहनकर एक दिन में एक ही बार कूद लगाना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। मुकेश घर जाकर जैकेट को पहनकर कूद लगाता है।
तो जैकेट में से कुछ सोने के सिक्के गिरते हैं। सिक्कों को देखकर मुकेश सोचता है, अरे बस इतने से सिक्के, चलो एक बार और कूद लगाता हूँ। इसी तरह लालच में आकर मुकेश बहुत बार कूदता है, जिससे जैकेट में से बहुत सारे पैसे गिरते हैं। लेकिन मुकेश का कद अब बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। मुकेश की माँ भागी भागी रोहन के घर जाती है। अरे रोहन, तूने क्या कर दिया मेरे बेटे को? मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। मुकेश की माँ बहुत जोर से रो रही होती है। रोहन मुकेश के घर आ जाता है। मुकेश का हाल देखकर रोहन सब कुछ समझ जाता है और साधु बाबा का ध्यान करके कहता है, हे साधु बाबा, आप जहाँ कहीं भी हो मेरी मदद कीजिए। तभी वहाँ साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं। मैं अपनी तपस्या कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे मदद के लिए पुकारा तो मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हारे दोस्त का ये हाल इसके लालच के कारण ही हुआ है रोहन। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे ठीक कर दूं, तो ये जैकेट मुझे वापस लेनी पड़ेगी। आज के बाद तुम कभी भी इसकी मदद से धन नहीं ले पाओगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए साधु बाबा, बस मेरे दोस्त को ठीक कर दो। तब साधु बाबा अपनी शक्तियों से मुकेश को ठीक कर देते हैं। मुझे माफ कर दो रोहन, मेरे लालच की वजह से अब तुम्हारी जैकेट भी चली गई। कोई बात नहीं दोस्त, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत करके कमाए हुए धन से ही सुखी रहा जा सकता है। हाँ रोहन, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी समझ आ गया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तुम्हारा दिल बहुत साफ है रोहन, भगवान तुम्हें अवश्य ही सफल करेंगे। इतना कहकर साधु बाबा भी वहाँ से चले जाते हैं और जैकेट से मिले धन की मदद से दोनों दोस्त अपना अपना कारोबार शुरू करते हैं। खूब सारी मेहनत करके अपना कारोबार चलाने लगते हैं और अपनी मेहनत से खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। अरे सुनील, चलो खेत में, टाइम बहुत हो गया है। जल्दी चलो भाई। आ रहा हूँ। अरे कितनी तेज धूप है यार, कैसे काम करेंगे? अरे किसान होकर धूप से डर रहा है। चल अब जल्दी चल। रघु और सुनील दोनों किसान थे। रघु बहुत मेहनती था तो सुनील आलसी। वो हमेशा काम से बचने की कोशिश में रहता था। बहुत मेहनत करके आया हूँ आज खेत से। भगवान ने चाहा तो इस बार अच्छी फसल होगी और हमारी गरीबी भी मिट जाएगी। आप चिंता मत करो जी, भगवान जरूर आपकी मदद करेंगे। आप तो कभी किसी का बुरा नहीं करते हो जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे सुनील चल भाई, तू कितना समय लगा रहा है? जी भाई साहब, ये तो अभी भी सो रहे हैं। क्या अभी तक सो रहा है? उससे बोलो समय से खेत पर जाए। मैं जा रहा हूँ। उठिए जी, खेत पर जाने का समय हो गया है। अरे भगवान, आज मेरी तबीयत ठीक मालूम नहीं हो रही है। मैं नहीं जा पाऊंगा आज खेत में। ठीक है जी, आप आराम करो। इतनी गर्मी और ऊपर से धूप। एक दिन नहीं जाऊंगा खेत तो क्या ही हो जाएगा। मेरे बस का नहीं है। ऐसे ही सुनील थोड़े थोड़े दिन में बहाने करके खेत नहीं जाया करता था। अरे सुनील चलो भैया, समय हो गया है खेत जाने का। अरे रघु भैया, आज तो मुझे बुखार ही आ गया है। क्या तुम मेरा आज थोड़ा खेत में काम कर दोगे? अच्छा, चलो ठीक है भैया, चलो मैं ही खेत जाता हूँ। रघु बेचारा अपने खेत के साथ साथ सुनील के खेत में भी काम करता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और दोनों के खेतों में फसल पककर तैयार हो जाती है। उसी गांव में एक गुंडा भी रहा करता था, जो कि किसानों की फसल बिकने के बाद उनसे पैसे लिया करता था और उन्हें डराता भी था। चल भाई चंदू, मैंने सुना है आज तुम्हारी फसल की बहुत अच्छी बिक्री हुई है। चलो मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मुझ पर दया करो, मैंने इन पैसों से अपनी बेटी का ब्याह करना है। चंदू, इसका अंजाम जानते हो ना? अच्छा, यह लो भैया तुम्हारा हिस्सा। मैं इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, चल जा अब यहाँ से। मालिक, रघु और सुनील की फसल भी पककर तैयार खड़ी है। कल मैंने रघु को कहते हुए सुना था कि वो आपको अपनी कमाई में से कुछ नहीं देगा। कहीं उस रघु की वजह से आपका भोकाल गांव में खत्म ना हो जाए मालिक। अच्छा, ऐसी बात है। ओ रघु,
ओ सुनील, कल तुम फसल काट कर बेचने जाओगे ना, मुझे जरा याद रखना। रघु कहता है, नहीं, मैं अपनी मेहनत की कमाई से तुझ जैसे गुंडे को एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हट जा मेरे रास्ते से, मैं तुझ जैसे गुंडे से नहीं डरता। और सुनील डरकर कुछ भी नहीं बोलता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, अब हमें खेत में जाना है। अरे रघु, तू क्यों उस गुंडे से पंगा ले रहा था? क्यों मुसीबत मोल लेना चाहता है भैया? मैं नहीं डरता उस गुंडे से। चलो अब खेत में काम करते हैं। दोनों अपने अपने खेतों में चले जाते हैं। जब रघु और सुनील खेतों में काम कर रहे होते हैं तो वहां एक बूढ़ी अम्मा आती है। वो सुनील से कहती है, बेटा मुझ पर दया करो, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? अरे अम्मा, तुम कहाँ खाना मांगने आ गई? यहाँ इतनी धूप में मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूं? जाओ कहीं आगे जाकर देख लो, कुछ मिल ही जाएगा। और बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। तब वो अम्मा रघु के खेत में जाकर रघु से कहती है, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? अरे अम्मा, तुम कहाँ इतनी धूप में घूम रही हो? चलो चलो तुम बैठो, मैं कुछ ढूंढ के लाता हूँ तुम्हारे लिए। ये लो अम्मा, मैं पास के पेड़ से ये फल ले आया हूँ, अभी तुम इसको खाकर अपना पेट भर लो। और यहाँ पेड़ की छांव में बैठ जाओ, धूप बहुत है। बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे बैठकर वो फल खा लेती है और रघु से कहती है, लो बेटा, ये बीज अपनी खेत की मिट्टी में दबा देना, तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। क्या क्या कह रही हो तुम अम्मा? चलो ठीक है, जैसा तुम कहती हो। इस बीज को मिट्टी में दबाने में मेरा क्या ही जाता है, तुम खुश रहो। फिर वो बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है और रघु भी अपने खेत से काम कर कर घर वापस आ जाता है और सो जाता है। और जैसे ही देर रात होती है, कालिया रघु की फसल को जलाकर चला जाता है। सुबह जब रघु अपने खेत में पहुंचता है तो जली फसल को देखकर हैरान हो जाता है। अरे मेरी फसल, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मेरा क्या होगा? सुनील यार, अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे अपने घर का गुजारा करूंगा? और सुनील सोचता है, और ले ले इस गुंडे से पंगा, अब मजे ले, मेरा समय भी बर्बाद कर रहा है। अरे अरे तू रो मत यार, सब ठीक हो जाएगा, कुछ काम हो तो मुझे बुला लियो। ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ। अरे सुनील, तू भी जा रहा है? आज ये भी उस गुंडे के डर से मुझे छोड़कर चला गया। कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब मतलबी हैं। आप मत रोइए जी, आपने किसी का बुरा नहीं किया, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तभी जोर से बिजली कड़कती है और अचानक से रघु की फसल दोबारा पहले जैसी हो जाती है। अरे अरे ये क्या हुआ? अरे देखा तुमने, ये कैसे हो सकता है? देखा जी, मैं ना कहती थी कि आप सबकी मदद करते हो तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और रघु तब फसल काटकर रख देता है। रात को जब कालिया गुंडा फिर से रघु के खेत में आता है, अरे मैंने तो इसकी फसल जला दी थी, ये नई फसल कहाँ से ले आया? वो फिर से रघु की फसल को जलाने लगता है। कालिया वहां से डरकर भाग जाता है और उस दिन के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करता। और फिर रघु अपनी फसल को बाजार ले जाकर अच्छे दामों पर बेच कर आता है। जब रघु अपनी फसल बेचकर खेत में वापस आता है तो वो अपनी बची हुई फसल को देखकर सोचता है कि अरे यह फसल तो बहुत ही ज्यादा लग रही है, जरूर यह उस बूढ़ी अम्मा की वजह से ही हुआ है। रघु की अब खूब कमाई होने लगती है। रघु को अपनी मेहनत और नेकदिली का फल मिल चुका था। वहीं सुनील को अपने आलस के कारण इसका नुकसान भी भुगतना पड़ा था। वो अपनी फसल काटकर कई दिनों तक बेचने ही नहीं गया, जिससे उसकी फसल खराब होकर खेतों में ही सड़ गई। लेकिन अब पछताकर क्या हो सकता था?
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।